Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamda Saqib and today we'll be discussing lecture number 18 of Biochemistry and Genetics 2. अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और अब आज से हम अपना जेनेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक्स के बारे में एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जेनेटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है हमारी लाइफ्स में, विच डिटर्मिन द टाइप ऑफ डिजीज़ वी गेट, द टाइप ऑफ ट्रेट्स वी इनहेरिट फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स और सो ऑन। तो जेनेटिक्स की जो स्टडी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और अगर आप इसे इंटरेस्ट से सीखोगे तो इसको लर्न करना बहुत मुश्किल नहीं होता। तो इफ़ यू cope up, if you keep the pace, and if you do listen to my lectures and practice afterwards, then you can become an expert in genetics. Now we'll start the lecture. Lecture starts with the discovery of chromosome, its structure and anomalies. We'll do a quick review on what is a chromosome, and today is lectures learning outcomes are these things. So हम इन सारे topics को आज touch करने वाले हैं, बहुत interesting है. What do you mean by cytogenetics? Cytogenetics basically एक सब ब्रांच या सब डिसिप्लिन है जेनेटिक्स का. लाइक जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट है और उसकी आगे से सब ब्रांच साइटोजेनेटिक्स है. साइटोजेनेटिक्स डील्स विद क्रोमोसोम वेरिएशंस, मतलब इस सब ब्रांच के अंदर आप क्रोमोसोम के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से कैसे डिफ़र करता है, वो आप इस सब ब्रांच में पढ़ सकते हो. In general, excess genetic material has milder effects on health than deficit. तो जनरली एक ये नोशन है साइटोजेनेटिक्स, जब जो लोग स्टडी करते हैं उन्होंने ये रिसर्च के थ्रू साबित किया है कि अगर आप में कोई जेनेटिक मटेरियल की डेफिशिएंसी है वो आपकी हेल्थ पे ज़्यादा बुरा असर डाल सकती है कंपेयर टू किसी जेनेटिक मटेरियल का ज़्यादा होना. और इसकी मैं आपको एग्जांपल इस लेक्चर के एंड पे बताऊंगी कि किस तरह वो होता है. तो जेनेटिक मटेरियल कम होना आपके हेल्थ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ख़राब डाल सकता है कंपेयर टू कोई एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आपके पास पड़ा हो. ये एक जनरल आपको एक आइडिया बताया गया. स्टिल मोस्ट लार्ज स्केल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट इन सेल्स डिसरप्ट और हॉल्ट प्रीनेटल डेवलपमेंट. तो बेसिकली एक अलग अलग एक निज़ाम है कि जो फीटसेस या जो एम्ब्रियोज़ जिनके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं ना, उनको उनकी जो सी है डेवलपमेंट रुक जाती है और वो उनका मिसकैरेज हो जाता है. तो एक अल्लाह ताला ने एक नेचुरल वे ऑफ बनाया हुआ है टू स्टॉप अ फीटस फ्रॉम बीइंग बॉर्न दैट हैज़ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ इन इट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर उसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी तो वो बच्चा खुद भी एबनॉर्मल पैदा होगा. तो जिनके अंदर ये देखा गया है कि जिन फीटसेस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मदर का जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे एम्ब्रियो को ख़त्म कर देता है. सो लार्ज स्केल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट्स इन सेल विच डिस्टर्ब द प्रीनेटल डेवलपमेंट. 0.65% ऑफ ऑल न्यू बॉर्न्स हैव क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़. तो जो पैदा हो जाते हैं आपके जो नॉर्मल होते हैं न्यू बॉर्न्स, उनमें से जो 0.65% न्यू बॉर्न होते हैं ना, सिर्फ उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं. मतलब जो पैदा हो जाते हैं जिनकी मदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने उनको एक्सपेल नहीं किया होता, तो जो 0.65% ऐसे न्यूबॉर्न पैदा हो जाते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हुई होती हैं, मतलब कि वो प्रॉपर उनकी डिलीवरी हो जाती है. लेकिन ज़्यादातर में ये होता है कि जिनके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं ऐसे एम्ब्रियोज़ में, उनको बाय नेचर एक्सपेल कर दिया जाता है बाय द वे ऑफ मिसकैरेज. नाउ व्हाट इज़ अ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज़ यूज्ड टू रेफर टू अ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल that is repository of genetic information in a virus, a bacterium, a eukaryotic cell organelle. तो सादा ज़बान में ये बताया गया है कि क्रोमोसोम एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है किसी भी स्पीशीज़ के लिए. दैट कैन बी अ वायरस, अ बैक्टीरियम और अ यूकैरियोटिक सेल. एंड क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ जीन और यूनिट ऑफ हेरिडिट्री. बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वही एक
जिसे कहते हैं पैटर्नल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन तक वो ही ट्रैवल कर रहे होते हैं. सो दे आर नोन एज द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी. व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ क्रोमोसोम? तो क्रोमोसोम एग्जैक्टली क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो क्रोमोसोम होते क्या हैं? दीज आर रॉड शेप्ड फिलामेंटस बॉडीज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस. तो जो आपने पढ़ा ना सेल का स्ट्रक्चर आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है ना गोल सा बीच में, उसके अंदर आपके क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं. और क्रोमोसोम्स की शक्ल कैसी होती है? दीज आर रॉड शेप्ड और फिलामेंटस बॉडीज़. दे ओनली बिकम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो जब सेल डिवीजन होती है, आपको पता है 2 किस्म की सेल डिवीजन होती है. सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है या डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है. माइटोसिस में आपने यही पढ़ा था. इट इज़ अ टाइप ऑफ जिसे कहते हैं ना ए सेक्शुअल सेलुलर डिवीजन होती है, जो आपके सोमैटिक सेल्स में हो रही होती है. दूसरी टाइप की सेल डिवीजन होती है मियोसिस, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, जो आपके स्पर्म्स में और एग्स में हो रही होती है. तो उनमें क्या होता है, उनके अंदर जो आपका क्रोमोसोम नंबर है ना वो हाफ हो जाता है, ताकि जब एक स्पर्म और एक एग मिले आपस में तो उनके अंदर हाफ हाफ क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल आए, तो जब वो फ्यूज़ करें तो प्यूरा बने. तो आपको पता है कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स का कितने पेयर्स होते हैं? हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना बेटा, वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. 23 पेयर्स होते हैं और टोटल कितने हुए? 23 इंटू 2 46 टोटल होते हैं. और जब इनके पेयर्स बना दे तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 23. ऐसा ही है ना. तो 23 पेयर्स होते हैं. तो जब जिनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एलिमेंट आता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके होते हैं ना हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, विच आर द एग्स और द स्पर्म, ये बनते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल के तौर में आपको बताती हूँ, जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ना, जो मेल्स में होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जब इनकी मायोसिस के थ्रू हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, तो 46 स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म्स बनते हैं, उस ईच स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स टोटल आते हैं. मैं पेयर्स की बात नहीं कर रही, टोटल 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, ठीक है. और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये होती है कि जब फर्टिलाइजेशन होनी है तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल का नंबर है वो सेम रहे जनरेशन में. तो जैसे 23 टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आते हैं स्पर्म में और 23 टोटल होते हैं एग में, तो जब ये फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और एम्ब्रियो बनता है, तो उसके अंदर फिर टोटल कितने हो गए? 23 + 23 टोटल 46 क्रोमोसोम्स. और ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46. ऐसी बात है ना. तो अगर ऐसा ना हो और 46 ही स्पर्म में हो और 46 ही एग में आ जाए, तो 46 + 46 अगर आप कर दो तो आपके कितने बन जाएंगे? 46 इंटू 2 करें, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 9, 92 क्रोमोसोम्स आपके इस तरह बन जाते हैं. तो वो तो डबल नंबर हो गया. इस तरह हर जनरेशन में नंबर डबल होता रहेगा. फिर 92 + 92 करो. तो अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बनाया है कि जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन जब होती है, तो जो होता है ना मायोसिस, जो स्पर्म्स और आपके एग्स बनते हैं, ये मायोसिस के थ्रू बनते हैं, ताकि आपका जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ हो, और ताकि जब ये 2 सेल्स आपस में फ्यूज़ करें तो आपका उतना ही नंबर रहे जो ह्यूमंस के अंदर होता है, विच इज़ द टोटल 46. तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई. तो ये बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना बेटा, ये सिर्फ सेल डिवीज़न जब होती है, मायोसिस और माइटोसिस होता है, तब ये आपको नज़र आ सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर. उसके अलावा ये आपको नज़र नहीं आते. दे आर नॉट विजिबल इन एक्टिव न्यूक्लियस ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट. तो जो एक्टिव न्यूक्लियस होता है उसमें नज़र नहीं आते, सिर्फ जब सेल्स की डिवीज़न हो रही होती है तब ये आपको नज़र आते हैं. हिस्ट्री क्या है डिस्कवरी की क्रोमोसोम की? क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1842 बाय द स्विस बोटानिस्ट कार्ल वाइलहेम. द नेम क्रोमोसोम्स meant colored bodies and was coined by which person? Edward van Beneden in 1888. This is just extra information being given to you. The number of human chromosomes was published in 1923 by Theophilus Painter. By inspection through microscope he counted 24 pairs. तो ये उसने गलती की. जब पहली दफ़ा क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया गया ना, तो उसने जब गिना तो उसको 24 पेयर्स नज़र आए. लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया और उसने इसके एरर को करेक्ट किया. And it was not until 1956 that the true number, which is 46 total, was determined by the Indonesian born
साइटोजेनेटिसिस्ट नोन एज जो हिन टियो। तो उसने बेसिकली फिर रीकाउंट किया और कहा कि असल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, और कितने पेयर्स हुए 46 डिवाइडेड बाई 2 23 पेयर्स। तो ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और टोटल कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। दे वर गिवन द नेम क्रोमोसोम ड्यू टू देयर मार्क्ड एफिनिटी फॉर बेसिक डाइज। तो बेसिकली जब क्रोमोसोम्स को आप डाई करते हो ना तो बड़े कलरफुल नज़र आते हैं, तो ये बेसिक डाइज के साथ ही इनका डाई ये डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो इनकी एक एफिनिटी होती है बेसिक डाइज के, और जब बेसिक डाइज इनको जाके लगते हैं तो ये कलर्ड बॉडीज़ के तौर पे आपको नज़र आती हैं। देयर नंबर कैन बी काउंटेड ईजिली ड्यूरिंग द माइटोटिक मेटाफेज। तो जब आपने सेल डिवीजन जब पढ़ी हुई है तो आपको पता है सेल डिवीजन के फेजेस होते हैं। इंटरफेज एक रेस्टिंग फेज होता है, उसके बाद प्रो फेज आता है, फिर मेटा फेज आता है, फिर एना फेज आता है, और फिर टीलो फेज आता है। तो जो मेटा फेज होता है ना बेटा, उस दौरान आपके क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं और उस दौरान को काउंट भी किया जा सकता है। दैट इज़ वाई क्रोमोसोम्स आर ऑब्जर्वेबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यू टू कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग। तो बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर आप क्रोमोसोम के नंबर्स को बड़े अच्छे तरह देख लेते हो। तो टेक होम मैसेज कम से कम इस पार्ट ऑफ द लेक्चर में आपने ये रखना है कि क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन का भी कौन सा स्टेज, मेटाफेज के अंदर। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम किस तरह आपको नज़र आता है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ थिन थ्रेड्स नोन एज क्रोमाटिन फाइबर्स। सो क्रोमाटिन बेसिकली क्या होता है कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स में आपको क्रोमोसोम्स धागों की सूरत में नज़र आएंगे, मतलब कि वो प्रॉपरली विजिबल नहीं होते, तो उस शक्ल जो क्रोमोसोम की बनती है उसको क्रोमाटिन कह देते हैं। In non-dividing eukaryotic cells, the chromosomal material chromatin is amorphous and appears to be randomly dispersed in certain parts of the nucleus. तो amorphous होता है मतलब कि ये जिसे कहते हैं प्रॉपरली एक तो विजिबल नहीं होता, डी शेप टाइप होता है और रैंडमली न्यूक्लियस में पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन डिवाइडिंग सेल में प्रेजेंट है। और हमने अभी क्या बात पढ़ी, क्रोमोसोम्स तब भी प्रॉपरली विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में जो क्रोमोसोम की जो सूरत होती है ना, वो क्रोमाटिन के फॉर्म में होती है, थ्रेड लाइक होती है। ठीक है, होते क्रोमोसोम ही है लेकिन नाम क्रोमाटिन क्यों दे दिया, बिकॉज दे आर थ्रेड लाइक। कॉम्पोजिशन क्या होती है क्रोमाटिन की, कि क्रोमाटिन बेसिकली होता क्या है या क्रोमोसोम होता क्या है। तो क्रोमाटिन कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स containing protein and DNA in approximately equal masses along with small amount of RNA. The DNA in the chromosome is tightly associated with proteins called histones, which package and order the DNA into structural units called nucleosomes. अब यहाँ पे आपको परेशानी हो जाएगी कि मैम ये क्या मुश्किल किस्म की टर्म्स बता रही हैं, अब भी सब क्लियर हो जाता है। तो आपने ये पता है कि एक DNA एक चीज़ होती है, एक चीज़ क्रोमोसोम होता है, एक चीज़ हिस्टोन होता है, एक चीज़ न्यूक्लियोसोम होता है। आप सोचते हैं यार ये एक चीज़ नहीं होती, नहीं ये एक चीज़ नहीं होती, एक ही चीज़ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कैसे? वो इस तरह कि जो आपका डीएनए होता है ना, वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें 2 स्ट्रैंड्स होती हैं और वो आपस में उनके बेस पेयर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये तो आपको याद है ना कि डीएनए का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 धागे होते हैं आपस में, वो ट्विस्टेड पड़े होते हैं, उनके बीच में बेस पेयर्स की बॉन्डिंग होती है। तो एक डीएनए होता है। और डीएनए का क्रोमोसोम में किस तरह पड़े होते हैं, क्रोमोसोम में डीएनए इस तरह पड़ा होता है कि डीएनए हिस्टोन्स के गिर्द रैप्ड होता है। हिस्टोन्स बेसिकली प्रोटीन होती है जो क्रोमोसोम में पड़ी होती है। दीज आर स्फेरिकल प्रोटीन्स जिसके गिर्द डीएनए रैप्ड होता है। और जब डीएनए हिस्टोन के साथ रैप होगा तो इस पूरे यूनिट को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। Histones are small proteins containing high proportion of basic amino acids. तो बेसिकली जो बेसिक डाइज जो लग रहे होते हैं ना क्रोमोसोम पे जाके, वो इन हिस्टोन्स के साथ लग रहे होते हैं जो कि प्रोटीन कंपोनेंट है आपके क्रोमोसोम का। एंड द अमाइनो एसिड्स विच मेक अप द हिस्टोन्स आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आर्जिनिन एंड लाइसिन। दे फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन्स के गिर्द रैप्ड होता है। Electron microscopy revealed that chromatin fibers have a beaded appearance
with the beads spaced at intervals of approximately 200 base pairs, जो कि भी आपको डायग्राम में भी नज़र आएगा।